बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस रीजन के अंदर जिसको हमने डिस्कस करना है। सिक्योरिटी डायलॉग्स इन हिंदुस्तान, उसके ऊपर यकीनन हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ चाइना, यूएस और इंडिया को कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ, क्योंकि जब डेवलपमेंट्स होती हैं तो उस हवाले से फिर यकीनन हमें बात करनी पड़ती है। और जो सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं वहाँ पर चाइना ने पुल आउट किया है। पहले ये एक्सपेक्टेशन थी, बल्कि ये खबरें आ रही थी कि चाइना वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। पाकिस्तान के डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने तो पहले कह दिया था कि हम लोग नहीं जा रहे, बल्कि उसने कहा कि मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ऑफिशियल स्टांस शायद ये नहीं था। मुझे अंदर से कुछ मतलब लोग बता रहे थे या खबरें इस तरह की आ रही थी फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि शायद जाने का गालिबन कहा जा रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई चला जाए। लेकिन अब लगता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई, अब नहीं जा रहे, क्योंकि वो जो कॉन्फ्रेंस है वो अब बिल्कुल उसका टाइम पहुंच गया है। खैर, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और आज मुझे ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट सुमित पीर जी ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सुमित साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फकर भाई, बड़ा अच्छा लगता है आपके शो पे आके, अच्छा थैंक डिस्कशन यू, करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन करते हैं। सर, एक तो ये है कि क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त सिक्योरिटी डायलॉग्स जो न्यू दिल्ली में हो रहे हैं, उसके हवाले से पूछूंगा कि पाकिस्तान ने तो पहले कह दिया था, लेकिन अब चाइना ने भी उससे कहा कि हम वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और गालिबन अफगानिस्तान से भी कोई वहाँ पे हिस्सादार नहीं है। तो इतनी बड़ी एक चीज करना, जिसके मतलब पड़ोस के तकरीबन काफी ममालिक वहां पे शिरकत कर रहे हैं, फिर मतलब अफगानिस्तान का ना होना, मैं कहता हूँ चले पाकिस्तान का अगर नहीं भी है तो शायद बनता है, अगर चाइना का भी नहीं है तो इट्स ओके, बट व्हाई नॉट अफगानिस्तान? जी, देखिए फकर भाई, शुक्रिया आपके शो पे बुलाने के लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो डायलॉग है, अगर आप इसको देखिए, ये थर्ड इन द सीरीज है, तीसरा डायलॉग है, और ये करीब 2-3 महीने पहले होना था। कोविड की परिस्थिति के कारण थोड़ा डिले हुआ है। अब की बार अगर आप देखेंगे तो 7 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अब तक जो डायलॉग हुए उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, अब 7। और इसमें जो हमारी सीआईएस की कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब भी जी आए जी। हुए हैं। रशिया आया है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट है रशिया का आना, जो एक बड़ा पावर है, और ईरान भी इसमें आया है। यस। अब रही बात 3 कंट्रियां क्यों नहीं आई। पहली बात तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल मजबूरियां हो सकती है। पाकिस्तान अपने आप को सेंटर पॉइंट बनाता है तालिबान को और अफगानिस्तान का, जो कि वाकई में है नहीं। तो उनके जी। वो नहीं आया। यूसुफ साहब का स्टेटमेंट एक बड़ा अजीब सा आया था, भाई इंडिया इज स्पॉइलर, तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, 400 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने के बाद, 3 बिलियन लगाने के बाद, डैम, पुल, स्कूल, लाइब्रेरिया बना के बाद इंडिया स्पॉइलर कैसे की, ये शायद यूसुफ साहब भी जाने। चलिए कोई बात नहीं। और मतलब आईएसआई जब वहां पाकिस्तान तालिबान की सरकार बनती है, आईएसआई के चीफ वहां मिलते हैं। आई तालिबान को सपोर्ट आप करते हैं, आईएसएस को सपोर्ट आप करते हैं, हक्कानी नेटवर्क को आपने बनाया, और इंडिया स्पॉइलर है। चलिए अलग पॉलिटिकल मसला छोड़ देते, कोई बात नहीं। देखिए चाइना का जहां तक बात है, चाइना ने बोला है कि हमारे पास मसरूफियत है, कि भाई शेड्यूलिंग नहीं है। देखिए फखर भाई, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो चाइना का केवल एक इंटरेस्ट है, एक छोटा सा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, वो है सिंजियान। वो चाहते हैं कि तालिबानी सिंजियान में इंटरफेयर न करे, उसके आगे उन्हें कोई मतलब नहीं। जो वो उग्रों के साथ कर रहे हैं वो कहानी चलती रहे, आप इंटरफेयर मत करो। सबसे पहला एड देने वाला कौन? चाइना। सबसे पहला लगभग लगभग सपोर्ट की बात करने वाला चाइना, और आज गोल हो गए। अब अफगानिस्तान को क्यों नहीं बोला, जो आपने सबसे अच्छा पॉइंट बोला। जी देखिए हम तालिबान की गवर्नमेंट को मानते ही नहीं, ना पहले रिकॉग्नाइज किया था, ना अब रिकॉग्नाइज करें, ना आगे रिकॉग्नाइज करेंगे। 2 मेन एजेंडा थे समिट के, सबसे 2 मेन। पहला एजेंडा था फकर भाई की, जो अफगानिस्तान की जमीन है, इससे इंटरनेशनल टेरर का ये अड्डा या कैंप ना बने। क्योंकि जी। हमें पता चाइना वहां पैसा लगा रहा, हमें पता तालिबानियों के पास पैसा नहीं, हमें पता वहां हालत खराब है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा विषय है, वहां जो इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो वहां जी ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, जो वहां दवाई चाहिए, जो वहां खाना चाहिए, पीना चाहिए, पानी चाहिए, सर्दी आ रही है, राइट, हालत वहां खराब है। जो ह्यूमैनिटेरियन एड वहां कैसे पहुंचाया जाए। पहले भी जो भी एड इंडिया ने दिया था, करीब 400 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे, वो अफगानी लोगों के लिए था। वो जो कॉमन आदमी है ना सड़क पे, जिसे तालिबान से मतलब नहीं, जिसे अशरफ गनी से मतलब नहीं, जिसे हामिद करजाई से मतलब नहीं, उसके लिए एड था। लाइब्रेरी बनाई जाती है बच्चों के लिए, डैम बनाया जाता है हर एक के लिए, पार्लियामेंट तो पूरे नेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है सर। तो ये 2 मेन मुद्दे थे। अब इसमें से
हमने अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको इनवाइट ही नहीं किया था, तो उनके आने का जी। मतलब ही नहीं है। अब रशिया वगैरह को ये हम डिस्कस कर रहे हैं, भाई कल को ये टेररिज्म का अड्डा ना बने, और वहां से अगर टेररिज्म एक्सपोर्ट होने लगा तो दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। और जी। कई बात पाकिस्तान की, वो तो मैंने बताई थी, चाइना का भी स्टेक होल्डर था ही नहीं। चाइना ने, आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, पर चाइना के सबसे ज्यादा स्पाई भी अफगानिस्तान में पकड़े गए हैं। अभी हुँ। आप तो खुद पठान है और माशाल्लाह आप तो ये जानते ही हैं कि एक बार बताइए, हामिद करजाई साहब को, अशरफ गनी, हामिद करजाई छोड़िए पुराने, अशरफ गनी साहब को 2-4 बड़े वॉरलॉर्ड, दोस्तुम खान, ये सब अश्योरिटी देते हैं हम आपके साथ हैं, हम हुँ। मज़ार शरीफ को गिरने नहीं देंगे, आपके साथ लड़ेंगे, और बिना एक गोली चलाए ये ताजिकिस्तान भाग जाते हैं। अब इनको हुँ। फंड किसने किया, किसने पैसे दिए? पाकिस्तान ने तो दिए नहीं। अब ये पैसा आया आईएसआई के थ्रू चैनल होके गया, पैसा आया चाइना से, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है, सिंजियान उन्हें चाहिए। और तालिबानी क्या कहते हैं? कहते हैं जी हमें सिंजियान दिखता नहीं, हमें उगर पता नहीं, सिंजियान में कुछ होता नहीं, कलर ब्लाइंड, जी। मतलब उगर नाम का वर्ड हमारी डिक्शनरी सर, में है नहीं। एक एक समझिए, एक कल स्टेटमेंट में पढ़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब की, बड़े पावरफुल प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि हमने बगराम एयरबेस को खाली तो कर दिया, अभी वो चाइना के कब्जे में चला जाएगा, बल्कि ऑलमोस्ट चला गया है वो। और उन्होंने कहा कि चाइना वहां से शायद 1 घंटे की डिस्टेंस पे था। अब हम क्या करेंगे, जो चीजें हमने 20 साल बनाई अभी उसके ऊपर चाइना कब्जा कर है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका को यह नजर आ रहा है कि वहां पे चाइना के बहुत सारे स्टेक्स हैं, इसलिए ट्रंप ये बयान दे रहे हैं। देखिए, ट्रंप साहब के कैंप से एक पहले भी बयान आया था, मुझे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ जी। है, क्योंकि वहां ग्राउंड पे एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा था करीब 400 या 800 बिलियन डॉलर का इक्विपमेंट आप वहां छोड़ गए अफगानिस्तान में, ये उनका जी। क्लेम है, मुझे नहीं पता जी। जी। कितना। बट बगराम एयरबेस का पॉइंट आपका 101% सही है। बगराम हाँ। एयरबेस को चलाने के लिए या तो उसको चाइना वापस खड़ा कर सकता है, या यूएसएसआर या अमेरिका, क्योंकि जिस लेवल का जी। वो एयरबेस है, पैसा बहुत लगेगा और टेक्नोलॉजी बहुत चाहिए उसको खड़ा करने के जी। लिए। यूएस ये क्लेम करता फखर भाई कि हमने जो भी गए पीछे कुछ भी नहीं छोड़ गए, पर आपने ब्लैक हॉक भी उड़ते देखे। ब्लैक हॉक कौन उड़ा रहा है? ब्लैक हॉक एग्जैक्टली। जी। तालिबानियों के पास तो है नहीं, किसने दी ट्रेनिंग? ब्लैक हॉक कोई छोटी मोटी मशीन है नहीं। हविया खूब घूमी, आपने देखा हविया खूब देखी, हेलीकॉप्टर गनशिप भी उड़ाए देखे। हाँ, कुछ तालिबानी हेलीकॉप्टर के पंखों पे झूला जरूर झूल रहे थे, वो अलग विषय है, पर हमने वहां देखा कुछ वहां वर्किंग आर्सनल जरूर है। और अगर मैं दुनिया में, इसमें हमारे नेशनल टी पे काफी डिबेट हुआ था, 3 ही कंट्री जो बगराम को चला सकती है। यूएस चलाएगा नहीं, रशिया का इंटरेस्ट है नहीं, तीसरी कंट्री जो चला सकती है, जिसके पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, वो है चाइना। तो डोनाल्ड एग्जैक्ट। ट्रंप साहब का ये जो अप्रेंशन है, ये जो डाउट है, बिल्कुल मायने है। चाइना वहां जाना चाहेगा, क्योंकि चाइना के पास, देखिए चाइना की टेक्नोलॉजी आती है कॉपी करके। ऐसी हम्म। बहुत सी चीजें वहां हैं जो चाहे फ्लाइंग के काम आए ना आए, पर एक आइडिया लेने कॉपी के काम आए। अबूटाबाद में जो हेलीकॉप्टर गिरा था यूएस का, उसके टुकड़े चाइना क्यों ले गया? क्योंकि उन्हें ये पता लगा रहा है जो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर है बनता कैसे, इसकी टेक्नोलॉजी यस। क्या है। तो चाइना एक पावर है जो बगराम पे काबिज और हावी हो सकता है। मैं 101% सहमत हूँ आपकी बात ओके। से। अच्छा, एक तो ये है कि मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस रीजन के अंदर हिंदुस्तान, मेरे ख्याल उनका सबसे इस वक्त करीबी दोस्त है अमेरिका का, ये चीज़ हमें नज़र आती है। दूसरी तरफ चाइना जिस तरीके से उनके हम स्टेटमेंट सुनते हैं या ऑन ग्राउंड तैयारियों को देखते हैं, बल्कि अभी एक हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट आ रहा था चाइना से कि हम पेंटागन को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब यह क्या, ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मतलब एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं, या इसके पीछे कुछ सच्चाई है? क्योंकि ये बात तो उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अमेरिका और हिंदुस्तान एक साथ खड़े हैं इस वक्त, और उनका एक ही पर्पज है। शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान बहुत बाद में आते हैं, लेकिन उनका मेन जो टारगेट है दैट इज चाइना। देखिए, अगर फखर भाई बहुत मुफीद सवाल पूछा आपने, और अगर इस रीजन में अभी कोई थ्रेट है, मैं ये भी नहीं मानता इंडिया पाकिस्तान में कोई लड़ाई होगी या कोई थ्रेट है। जी। देखो, नोबडी कैन अफोर्ड वॉर। पाकिस्तान, अब ये तालिबानियों का इम्पैक्ट रेडियस जो बहुत कम है, इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि बहुत बड़ा ये कहीं बहुत ज्यादा काम कर सकते। अब अभी जहां अगर एशिया वर्ल्ड पीस को कहीं खतरा है, अगर एक बहुत बड़े युद्ध की संभावना बनती है, वो केवल चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के साथ बनती है, और कोई अभी रीजन ही नहीं है। एक टाइम में यूएसएसआर था, पर कोल्ड वॉर खत्म हो गई। यूएसएसआर अपने जो उन्होंने एरिया पकड़ रखा है, सीआईएस कंट्रीज, उसमें वो बिल्कुल शांत है। अभी ये जो चाइना है, चाइना में देखिए एक बहुत बड़ी चीज आप देख रहे हो, देखिए पावर वहां है नहीं, एक्सपोर्ट्स डाउन है, रेमबी उन्होंने 25 साल से कंट्रोल कर रखा, एक ही करेंसी है जो 25 साल से कंट्रोल कर रखी, एक्सपोर्ट्स उनके डाउन है,
फ्रेट 5 गुना हो चुका है। अब हम्म, दुनिया में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, दुनिया में कहीं पावर नहीं कट रहा भाई, चाइना में कट रहा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इंडस्ट्रियल आउटपुट कम है। और सबसे बड़ी चीज फखर भाई, ये जो जी जिनपिंग है ना, ये चाइना से बाहर क्यों नहीं जा रहा? कोई भी इंटरनेशनल समिट हो, कुछ हो भाई, हाँ, सिंगापुर जैसे छोटे मतलब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा, मलेशिया से आ रहा, अर्दोगन साहब उड़ के आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, मोदी जी गए, जो बिल्कुल। बाइडेन गए। ये जो जी जिनपिंग है, ये क्यों कहता मैं भाई मैं जी दूर से एड्रेस करूंगा, लाइव एड्रेस करूंगा? ये चाइना छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? हकीकत ये है कि ये हम्म, अपनी तीसरी टर्म चाहता है। पीछे इन्होंने 132 फाइटर जेट्स इन्होंने ताइवान की एयर स्पेस को इन्फिल्ट्रेट कराए, जब अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया विल प्रोटेक्ट ताइवान। हम्म, मतलब यहाँ गलवान का इंसिडेंट हुआ, ये इंडिया के साथ पंगे, वहां जापान के हम्म, साथ पंगे, और अब हम्म, जब देखा कोई पकड़ नहीं रहा, सीधा सीधा पेंटागन को धमकी ठोक दो, जी हम तुम्हें देख लेंगे। इन्होंने बोला हाँ, हमने बिल्कुल। हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। अब इन्होंने क्या किया, कितना किया, कुछ नहीं पता। चाइना कुछ भी बोल सकता है, वो तो ये कहता है J-17 F-35 से ज्यादा चलता है। 2 मेटलिक पाइलॉन अडेप्टर लगाए, बोला इनको तेल की टंकी में कन्वर्ट करेंगे, इससे डबल रेंज हो जाएगी। ये मैं टेक्निकल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। एनीवे, तो अब जी जिनपिंग की जो चाइनीज इकोनॉमी में क्रैक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, एसएमईज के लोज डिफंक हो रहे हैं। आपने पीछे देखो 3 ट्रिलियन का क्रैक डाउन किया अपने टेक पे, 150 बिलियनर वहां फकर भाई गायब है, मिसिंग। लेकिन 100 लेकिन बिलियन, वन सेंटेंस सर। जी, जी, जी। ये जो चाइना की हालत है, चाइना को अभी चाहिए धमाका, लोगों को साथ रखने के लिए, कम्युनिस्ट हुँ, पार्टी को साथ रखने के लिए, कम्युनिज्म को जिंदा रखने के लिए धमाका चाहिए। जब आदमी डेस्परेट होता, आप जानते हैं, जब हुँ, आदमी डेस्परेट होता, वो कुछ भी हरकत एग्ज़ैक्टली। करता है। तो ये जो अमेरिका को धमकी देना, ये जो ये करना, ये जो वो करना, अगर जिसको करना तो वो तो बताता ही नहीं। एनी ऑफेंस, सरप्राइज इज द की एलिमेंट। अगर आप सरप्राइज ही उठा के दे रहे हो तो राइट। ऑफेंस पूछा क्या? अच्छा सुमित जी, एक तो ये चीज़ कि मतलब जिस तरह से शी जिनपिंग की आप बात कर रहे हैं, लगता तो ऐसे है कि वो शायद काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं कि वो वहाँ पे रहेंगे एज़ ए प्रेसिडेंट भी, और ऐसे लग रहा है कि जिस तरह अरब बादशाह हुआ करते हैं या हुआ करते थे, कि मतलब जब तक वो जिंदा है तो वही बादशाह है। तो इस तरह तो लग रहा है कि वो भी शायद इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। तो अगर अगर वो होते हैं कामयाब, मजीद कामयाबी उनको इस चीज़ में मिलती है, तो कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है इस रीजन में हिंदुस्तान के लिए। मैं तो कहता हूँ इवन पाकिस्तान के लिए भी, मतलब लोग कहते हैं ना दोस्ती वोस्ती फलां ढिमका ये वो, लेकिन मुझे तो ये शायद एक मजाक लगता है, क्योंकि जब तक कारोबार है तो शायद वो दोस्ती भी है, अगर नहीं रहा तो वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन यूएस और इंडिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मेरे हिसाब से, मैंने जो जी। मेरा एक आप देखिएगा 2019 में सर, मार्च में मैंने आर्टिकल लिखा था, बिगेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस इज चाइना। ओके। 30 दिसंबर 31 दिसंबर 2020 मैंने कहा चाइना इज ब्रीविंग ए इकोनॉमिक पेंडेमिक, गार्डियन में आया था आर्टिकल मेरा, अभी जी, अवेलेबल है, भेज भी दूंगा जी, जी। ऑनलाइन। तो अब मेरा ये मतलब था, अभी जो सबसे बड़ा वर्ल्ड थ्रेट है वो है चाइना, क्योंकि जी जिनपिंग बहुत एम्बिशियस है। आपने अरब हम्म, बादशाह की बात की, उनसे आगे हैं। ये शहनशाह, बादशाह, आलम पना, जहां पना सब है ये मतलब अरब बादशाह का भी था, भाई ठीक है, कल को मेरा बेटा बनेगा, ना बेटा ना आगे, मैं ही हूँ, जब तक आखिरी सांस है मैं हूँ। देखिए, ये जो सेटअप है, ये अब आज दुनिया में चलता नहीं है। ये हम्म, सेटअप आज चलने वाली चीजें नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर भाई किसी को चाइना की हिस्ट्री पढ़नी, इतना सा था चाइना, आज इतना बड़ा हो गया चाइना। कैसे हो गया? पामेरेंज किसने खाई? तुर्कमेनिस्तान किसने खाया? आज तिब्बत किसने खाया? ये जो सिंजियान हम कहते हैं, ये भी इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। सारी जो टेरिटरीज है, इतने चाइना से, इनर मंगोलिया आज इतना बड़ा हो हम्म, गया। चाइना बिना एक्सपेंशनिज्म के रह नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिज्म पार्ट में जो हिसाब किताब होता है ना सक्सेस का, वो सिर्फ इससे होता आपने कितनी जमीन मतलब ना कब्जे में ले ली। ये जो पुराना हिसाब था ना, आज से 1000 साल जो पहले, मंगोलियंस करते थे शायद उसी तरह का है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कितनी जमीन ले ली। अब देखिए क्या होता है, हम्म, पॉलिट ब्यूरो में 20 बुड्ढे बैठेंगे, वो बोलेंगे अच्छा तुम्हारा अचीवमेंट क्या है जी? देखो जी, मैंने, देखिए आज वो ताजिकिस्तान का कहता 45% एरिया मेरा है, क्योंकि मेरे परदादा ने एक मैप बनाया तो उसमें ये मेरा था। जापान का आधा हिस्सा उसका है, इंडिया का आधा, हम्म, अरुणाचल कहता है, लद्दाख मेरा कहता है। चाइना एक वाहिद कंट्री है फिर भाई, उसके 20 कंट्रियों के साथ, 22 कंट्रियों के साथ बॉर्डरी डिस्प्यूट है, जबकि 22 कंट्रियों के साथ उसका उसका बॉर्डर ही नहीं बॉर्डर लगता। भी नहीं लगता, बॉर्डर ही नहीं लगता, एग्जैक्टली। 22 कंट्रियों के साथ डिस्प्यूट है। वो एक हम्म, ऐसी कंट्री कहता है देखो, मेरे परदादा के खाब में ये जगह आई थी भाई, ये तो मेरी है। अब पॉलिट ब्यूरो में हिसाब क्या होता है? मान लीजिए हम कहते हैं हमने जी इतना एरिया ताजिकिस्तान का ले लिया, उसकी एक ओके। वैल्यूएशन आएगी, ये $10 ट्रिलियन है, ठीक है, तुमने $10 ट्रिलियन का एडिशन किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ये हमारे हिसाब नहीं से चलती, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन, ये जो मॉडर्न चीजें हैं ये उस हिसाब से नहीं चलती। कितनी जमीन लाए, उसकी वैल्यू कितनी है, वो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, तुमने चाइना राइट। को कितना बड़ा किया। ओके, इसलिए मैं अच्छा। एक सेकंड सर, जी, जी। इसलिए मैं चाहूंगा अगर कोई सोचता, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, मैं पाकिस्तान विशेषकर की बात कर रहा हूँ या कोई भी हो, अगर वो सोचता चाइना उसका दोस्त है, नहीं भाई साहब, उसको आपकी जमीन चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ये ओके। उसकी फिर 2 साल से 100 साल की हिस्ट्री उठाइए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक तो सुमित साहब, एक तो जिस तरीके से अग्नि 5 का टेस्ट हुआ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। इत्तेफाक से मैंने उसके ऊपर कोई शो नहीं किया, लेकिन उसकी मैंने डिटेल्स पढ़ी कि शायद 5 या 5,500 किलोमीटर तक वो अपने टारगेट को जो है वो हिट कर सकता है, और मोर देन 1500 केजी जो है वो कैरी कर सकता है जी अपने साथ। मतलब जो उसकी डिटेल्स मुझे समझ आई तो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने कहा, बल्कि शायद हिंदुस्तान से कुछ मैंने कुछ अखबारात के मतलब खबरें भी पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि यार इससे तो पाकिस्तान से तो ये आगे की तरफ जाता है, ये क्रॉस करता है पाकिस्तान को। तो हमारा कोई मतलब ये नहीं है कि ये हमारे जो अग्नि 1 था, 2 था, 3 था, वो शायद इतने मतलब उसकी इतनी रेंज है कि पाकिस्तान के शहरों को हम उससे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मसला है चाइना के साथ। तो चाइना के लिए कहते हैं कि हमने ये जो मिसाइल है, शायद सुपरसोनिक गालिबन 6,000 किलोमीटर से शुरू होता है या उससे प्लस रेंज का होता है, लेकिन उसके आसपास का ये मिसाइल है। कैसा देख रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी इस पे काम उसने शुरू किया हुआ है कि हमने ये टारगेट रखना है अगले 5 साल या 10 साल की, हमने ऐसी चीजें बनानी है कि जिससे हमें रेंज में आए चाइना का कोई भी सिटी। देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये न्यूज़ ना क्या हो गया, ये न्यूज़ पता नहीं, ये थोड़ा हमारे यहाँ भी कुछ बॉलीवुड में कुछ हल्का-फुल्का हो जाए ना, पराठे जल जाए तो वो खबर आ जाती है, बड़ी-बड़ी खबरें छुप जाती है। ये जी, है, जी। दिक्कत है। अब अग्नि राइट। 5 जिस दिन हुआ था, उस दिन पता नहीं कौन-सा क्या चल रहा था, एनीवे चलिए उसमें नहीं जाते। अग्नि 5 में 5 चीज़ें फ़खर भाई जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को। जी। पहली बात, अब की बार जो लॉन्च किया है, इस पे तो पिछले 10-12 साल से काम चल रहा है। अग्नि बिल्कुल। 5 की देखिए 1, 2, 3 तरह की रेंज होती है मिसाइल्स में, डिक्लेयर्ड रेंज, एक्चुअल रेंज और एक्सपेंडेबल रेंज। डिक्लेयर्ड रेंज 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर का मतलब है चाइना का हर शहर अब टारगेटेबल है, पहली बात। जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको बिल्कुल समरी में बताऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन। तो इसका मतलब है आप इसको कैनिस्टर फॉर्म में लॉन्च कर सकते हो। कैनिस्टर फॉर्म का मतलब होता है इसके 3 टुकड़े आपने कर लिए, 3 ट्रकों में डाल दिए, कहीं लाए, और आप इसको मोबाइल लॉन्चर से, मोबाइल, अब क्या जो हम्म। मिसाइल्स यूजुअली साइलोज में रखे जाते हैं, हमें ट्रेन पता से है भी शायद हो सकता है, ट्रेन से भी कह रहे थे कि इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ। जो यस। साइलोस है ना, साइलोस हमें पता चाइना के कहाँ, चाइना को पता हमारे कहाँ, हमें पता पाकिस्तान के कहाँ, पाकिस्तान को ये पता होगा हमारे साइलोस का 90% पता होगी, या हमें जी, जी। जो भी है 80-90%। अब ये जो मोबाइल लॉन्चर है, मान लीजिए मैंने जो हमारा आईसीबीएम है, इसको 3 ट्रकों में डाला, घुमाया, एक जगह पे गया बॉर्डर के पास, इसको असेंबल किया और लॉन्च किया मोबाइल लॉन्चर से। वो ट्रेन भी हो सकती है, वो ट्रक भी हो सकती है, और वो स्टेशनरी लॉन्चर भी हो सकता है। तो जो अभी इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर यहाँ जो बात चल रही है, जो मीडिया में हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रही है, मोबाइल लॉन्चर से टेस्ट किया, मोबाइल लॉन्चर से इसकी अब आपको ये उड़ीसा से चलाने की जरूरत नहीं, आप इसको बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के पास लेके चला सकते हो। तो 1000-2000 किलोमीटर का और एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि 5000 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस, ग्राउंड पे वो यस। बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, अगर ये कैनिस्टर फॉर्म है तो इसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। तीसरी बात इसमें जो आई है, जो रशियन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था, इसकी एक्सपेंडेबल रेंज जो है वो 10,000 किलोमीटर तक है। जो अग्नि 6 पे काम हो रहा है, उसकी डिक्लेयर्ड रेंज इज 8000 किलोमीटर। 5000 के रेंज में आते ही ये बन जाता है आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि अब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट यस। जाता है। और यस। इसमें एक और बात, एक इसमें सिस्टम है, विदाउट गेटिंग मोर इनटू टेक्निकलिटीज, आप इसमें कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड लगा सकते हो। जब ये टेरिटरी में जाएगा तो ये कई सारे ये एक ही नहीं लेगा, ये कई सारे वॉरहेड ले सकता है, और एक को यहाँ डाल दिया, एक को यहाँ डाल दिया, एक को यहाँ डाल दिया, एक को यहाँ डाल दिया। और एक लास्ट पॉइंट है जो मिनिमम कॉमन डेटरेंस है, इंडिया चलता है ऑन द पॉलिसी मिनिमम डेटरेंस, कि अगर आप हम पे हमला करें, ये हमारा डेटरेंस है, मतलब आप पे ये हमला भारी पड़ेगा, आप इससे बच रही है, मिनिमम कॉमन। और इंडिया की पॉलिसी अब भी है नो फर्स्ट यूज, हम कभी फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं करेंगे। और दुनिया ओके। में पर भाई आज केवल 4 कंट्री है विच आर न्यूक्लियर ट्रायड्स। न्यूक्लियर ट्रायड इज अ कंट्री जो सबमरीन से, लैंड से, मोबाइल लॉन्चर से, और आसमान से बाय एयर आप न्यूक्लियर आर्सेनल फायर करें। और ये जो हमारा ये जो आया ना, ये अग्नि 5, इसकी अभी मतलब वो
जिसे मैं टेक्निकली करूंगा, जो जिन्होंने इसका ट्रायल लिया है वो है स्ट्रैटेजिक कमांड। स्ट्रैटेजिक हम्म, कमांड वो होती है जिनके पास इन सब हथियारों को, न्यूक्लियर या भयंकर जितने भी हाँ, इनका, ये इनको मैनेज करते हैं, इनको चलाते हैं, कोड्स इनको। होते हैं। हाँ, तो ये ओके। इन्होंने ट्रायल किया है, पहली बार एक यूजर ट्रायल हुआ है। यूजर ट्रायल के बाद ये इंडक्ट होगा। अगर आप न्यूक्लियर ट्रायल है, मैं कई बार नेशनल टीवी पे भी कह जी चुका हूँ, अगर आप न्यूक्लियर ट्रायड है, जो इंडिया है डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर ट्रायड है, 3 या 4 कंट्री दुनिया में है, जी। और अगर शी जिनपिंग साहब ये सोचते हैं कि वो इंडिया का टेरिटरी लेंगे या न्यूक्लियर या हाइपरसोनिक या किसी मिसाइल की बात करेंगे, आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग फखर साहब, विद अ न्यूक्लियर ट्रायड यू कैन नेवर एवर विन अ वॉर। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, नॉट विन। बिल्कुल सही। इसमें कोई मतलब कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात मैं 110% से एग्री करता हूं, क्योंकि जब आप वो चलाते हैं तो आप दूसरे को अगर मारते हैं तो उससे पहले आप भी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। आखिरी एक सवाल है ऑन अ लाइटर नोट। अदनान समी खान साहब बहुत बड़े मतलब सिंगर म्यूजिशियन, बहुत काम किया उन लोगों ने, उन्होंने उनको एक अवार्ड, पद्माश्री अवार्ड मिला, शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों के मतलब इंडियन चैनल्स पे जब वो दिए दिए जा रहे थे तो मैंने देखा। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था सुमित साहब, कि मतलब कौन सी ऐसी अचीवमेंट है कि जिसके ऊपर अदनान समी खान को अवार्ड दिया गया। क्योंकि जब से उनकी मतलब वहाँ की सिटीजनशिप उन्होंने ली है, मुझे सच कोई मतलब उनके म्यूजिक में या किसी और चीज में मुझे कोई सच कोई चीजें नजर नहीं आई। हो सकते हैं मैंने ना देखी हो, बट यू आर लिविंग देयर इन इंडिया, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं एज ए एनालिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि उनको किस बेस पे ये अवार्ड दिया गया। देखिए, ये जो पद्मा अवार्ड होते हैं, कई सारे लोगों को दिए गए और कई सारी चीजों में दिए गए। जी अब जो अदनान सामी साहब का जो एरिया आता है वो आता है आर्ट। अब जी। अब मैं आपका देखूं तो एक जिन्हें अवार्ड और मिला, एकता कपूर। एकता कपूर जी वो है जी, जो सास बहू वाले जितने भी सीरियल है ना, खतरनाक से, ये वो बना दी। आपके मेरे एक पाकिस्तान में दोस्त थे, एक बार वो मुझे मिले यूएस में, कहता है यार एक बार बताओ सुमित जी, ये इंडिया में ऐसा होता है क्या? मैंने कहा नहीं होता। कहता है यार, मैंने कहा तो कहता फिर ये दिखाते क्यों है? मैंने कहा भाई टीआरपी ये दिखाते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में ऐसा होता क्या? कहता होने लगा है। कहता एक वो है, एक और बड़े फेमस नाम है करण जौहर साहब, जी उनको भी बिल्कुल। अवार्ड मिला। अगर अब ये जो आर्ट है ना सर, आर्ट रन्स ऑन परसेप्शन। आर्ट कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। अगर एकता कपूर कोई जी को मैं, टेंजिबल चीज नहीं होती। हाँ, देखिए करण जौहर साहब को मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसी कौन सी पिक्चरें बनाई जिससे देश और दुनिया का भलाई हुई है, मैंने तो खैर नहीं देखी। अब ठीक उसी तरह से अदनान साहब, हामिद साहब ने भी कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा जिससे कुछ जो ये इनके जजेस होते जो बहुत, मतलब देखिए मैं आर्टिस्ट तो हूं नहीं साहब, मुझे आर्ट वैसे ही कम समझ आता है। जो इनको देखते हैं, इनका आंकलन करते हैं, उन्हें लगता नहीं जी यार इन्होंने बहुत बड़ा काम किया आर्ट के उसमें। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो हमारे सीरियल चलते हैं ना आजकल, सास बहू वाले, इनमें जी। 3 एलिमेंट होते हैं, सास बहू और साजिश। ओके। 3 चीजें चलते हैं। पाकिस्तान में भी खूब बिकते हैं, दुनिया भर में खूब चलते हैं, और बिल्कुल। लोग देखते रहते हैं, चिपके रहते हैं इनमें। अब देखिए साहब, एंटरटेनमेंट की दुनिया में तो एक चीज है, जो बिकता है वो सोना है। मैं क्या बोलूं? जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा। और ये सास बहू वाले ड्रामे, क्योंकि मैं खुद वैसे पाकिस्तानी ड्रामे भी मैं बहुत कम, मुझे लास्ट पता नहीं कई साल हो गए कि मैंने ड्रामे नहीं देखे, लेकिन क्योंकि घर में जिक्र होता है मतलब घर वाले फिर देखते हैं। लेकिन ये इनकी सास बहू वाले जो ड्रामे थे, इसकी अक्सर मैं मिसालें सुना करता हूँ, मतलब जो जो लोग देखते हैं कहते हैं यार क्या, मतलब अगर कोई ऐसी बात कि क्या यार सास बहू वाले ड्रामे शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो ये काफी मतलब कराची में बड़े फेमस रहे। आई डोंट नो कि अब देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते, लेकिन पहले हमारे कुछ रिलेटिव से आज से कई साल पहले तो वो जिक्र करते थे, तो मैंने कहा यार मैंने कभी नहीं देखे, और वाकई मैंने कभी नहीं देखे। बिलीव मी, मैं हिंदुस्तानी चैनल बहुत सारे देखता हूं, लेकिन मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, और मतलब कुछ मूवीज कभी कभार शायद देख लेता हूं। इसके अलावा यकीन करें कि मुझे, लेकिन जिक्र में शायद मेरा कोई कोई होगा पाकिस्तान में जिसको ना पता हो कि यार सास बहू के ड्रामे क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं फखर भाई, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैंने भी 20 साल से कोई सीरियल नहीं देखा। देखिए, उसको देखने के लिए दिल और दिमाग का ना लेवल एक बहुत ऊपर चाहिए, जो मेरा है नहीं। तो मैंने भी कोई सीरियल देखा नहीं है। बट मैं सच बताऊं आपको साहब, ये सुपर हिट चलते हैं, बहुत टीआरपी है, करोड़ों का धंधा है, और थीम यही 3 चीजों पे चलता है, सास बहू साजिश, इसी पे चलता है। और ये, अब मैंने बताया ना, मेरे एक दोस्त है पाकिस्तान के, वो कह रहा है यार ये इंडिया में होता है। मैंने कहा नहीं होता है। मैं कहा पाकिस्तान में होता है? कहता होने लगा है। देखिए
वैसे ही पाकिस्तान आजकल जादू टोनों पे ही चलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो असर जो है वो हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट तक शायद वो असर अभी पहुंचा है, बाकी लोगों में तो इतना नहीं है। लेकिन खैर वो है, इस तरह की चीजें हमें नजर आती है, शायद इसी वजह से बहुत सारे मसाइल भी लोग फेस करते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसे चले जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये जादू टोने के चक्कर में। कोई कहता है हमारे बच्चे नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हमारा बिजनेस नहीं चलता तो इसके लिए कुछ कर दो। मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, शायद श्रीलंका, इन कंट्रीज में ये मेरे ख्याल ये चीजें हैं। ये कोई अलग से मसला नहीं है हिंदुस्तान का। ये जादू टोने वाला ना कहीं हम कहीं ना कहीं इसके बिलीवर होते हैं अनफॉर्चुनेटली। और फिर जिन है, फला है, डिमका है, होते होंगे, मैं ये नहीं कहता, मैं इनकार नहीं हूँ, जिनों से मैं इनकार नहीं है, लेकिन ये जो काम करवाने वाले चक्कर है ना, इससे मुझे अजीब सा लगता है कि यार जो लोग काम करवाते हैं इनसे। अब तो फाखर साहब आजकल तो पॉलिटिकल जिन भी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, हमारे यहाँ खैर बहुत कुछ हो रहा है जिनों के जरिए। तो मैंने उस दिन एक पॉलिटिकल मतलब एक इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर कुछ मेहरबानी कर दे, हमारे ऊपर रहम कर दे। मैं कहा बहुत महंगाई है यार, इकोनॉमी बहुत खराब है, कुछ कह दे, जिनों से कह दे कि यार भाई साहब कुछ कोई IMF से कोई डॉलर शालर ला के और स्टेट बैंक में रख दो कि एक तो डॉलर का रेट डाउन हो जाए, ये महंगाई कंट्रोल हो जाए। वो हंसते कहते यार खुदा का वास्ता, ये इस काल हमारे पास किसी के पास नहीं है, ना जिनों के पास है ना हमारे पास है। तो खैर एनीवे बहुत शुक्रिया सुमित साहब, बड़ा मजा आया। एंड पे मैंने एक लाइटर नोट पे ये चीजें पूछी थी, ऐसे मतलब अगर व्यूअर्स हमारे देखते हैं तो सुमित साहब से बड़ी मतलब गपशप है, बड़ा मतलब अच्छा लगता है उनके साथ भाइयों वाला। इस वजह से मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा जिसका कोई वो इतना वो खास वो नहीं था। अवार्ड्स हैं हमारे यहाँ भी बहुत सारे पॉलिटिकल तरीके से मिलते हैं अवार्ड। हम देखते हैं अक्सर हमारे फौज की तरफ से बड़े बड़े अवार्ड्स ऐसे लोगों को दिए जाते हैं कि मतलब लोग परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे दिए गए, लेकिन दिए जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई हिंदुस्तान में हो गया तो कोई अनहोनी हो गई। लेकिन ऑन ए लाइटर नोट मैंने कहा जरा बहुत सीरियस बातें कर ली तो जरा कोई हम भी और आप भी हंस लें। सुमित साहब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।